इंतजार खत्म हो गया है। वो रात आ चुकी है जिसका ये देश 40 साल से इंतजार कर रहा था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी अब हकीकत है। आधी रात को तारीख बदलने के साथ ही बहुत कुछ बदल जाएगा। बही खाते फिर से लिखे जाएंगे, अकाउंटिंग के तरीके बदल जाएंगे, आपके हाथ आने वाले बिल की इबारत भी बदलेगी और देश भर के व्यापारियों की जिंदगी भी। ये सिर्फ व्यापार, अर्थनीति या राजनीति में ही नहीं, भारत के पूरे ताने बाने में एक ऐतिहासिक बदलाव की रात है। एक देश, एक टैक्स, एक बाजार। सुनने में शायद बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन जिनकी जिंदगी पर असर पड़ रहा है वो समझ रहे हैं और कुछ ही वक्त के बाद शायद इसके फायदे भी दिखने लगेंगे। जीएसटी से आम आदमी को क्या मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस ऐतिहासिक बदलाव के जश्न से कुछ राजनीतिक पार्टियां दूर क्यों रहना चाहती हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का ऐलान किया था, कुछ उसी अंदाज में संसद के उसी सेंट्रल हॉल से जीएसटी का आगाज। इस भव्य समारोह में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, आरबीआई के वर्तमान और पूर्व गवर्नर, मेट्रोमैन ई श्रीधरन, राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। लेकिन इसमें ना तो कांग्रेस शामिल होगी, न वामपंथी दल, न पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी। इन पार्टियों को ऐतराज है कि सरकार पूरी तैयारी किए बगैर जीएसटी लागू कर रही है। कांग्रेस को इस बात पर भी आपत्ति है कि सरकार जीएसटी के लॉन्च को देश की आजादी के बराबर दिखा रही है। नेशनल कांग्रेस कैन नॉट बी पार्टी टू सच अ तमाशा, a publicity gimmick merely for taxation purpose. Never before, as has been mentioned, the Central Hall of Parliament has seen a midnight session except on the eve of India's independence. Whether you participate or don't participate, and in our case we have decided when people are agitating outside, it is not proper for political parties to go and have celebration in the midnight, so we have decided not to participate. इधर सरकार जीएसटी को आजादी के बाद का सबसे बड़ा क्रांतिकारी आर्थिक बदलाव बता रही है। We wanted to in fact give credit to all. That's why Manmohan Singh ji, former Prime Minister, have been invited. Deve Gowda ji has been invited. President of India is coming, Vice President is coming, and you decide to boycott this. You don't want to show that much respect also. How do you explain to the people? इसमें कोई संदेह नहीं कि जीएसटी सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, लेकिन विपक्ष ही नहीं, कई व्यापारी संगठन और एक्सपर्ट भी इसकी तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर जीएसटी का पूरा सफर राजनीतिक सहमति से तय किया गया, तो फिर आखिरी वक्त पर विपक्ष का ऐतराज कितना जायज है? और सबसे बड़ा सवाल कि जीएसटी कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और इससे आम लोगों को कितना फायदा होगा। आवाज अड्डा पर आज की चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं। हम पूछ रहे हैं, क्या जीएसटी से आम आदमी को फायदा होगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर एसएमएस करके भी अपनी राय दे सकते हैं। आवाज अड्डा पर आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ बिजनेस प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप वीके शर्मा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल, टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। कुछ ही देर में फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआती टिप्पणी के लिए मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि हम 1.5 मिनट का एक समय ओपनिंग रिमार्क के लिए देते हैं। ये 1.5 मिनट खत्म होने का इंडिकेशन आपको मिलता है, एक थोड़ी सी बीप होती है और उसके बाद एक बजर बजता है। वहां पर अपनी बात अगर खत्म कर देंगे 90 सेकंड के अंदर, तो चर्चा आगे बढ़ाने में थोड़ी आसानी होगी और बातचीत साफ हो पाएगी। सबसे पहले मैं अय्यर साहब आपके पास आना चाहता हूं। जीएसटी को लेकर कांग्रेस पार्टी की राय क्या है और जो विरोध हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का विरोध है जीएसटी पर या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, या जिस अंदाज में जीएसटी लागू किया जा रहा है, जो जश्न हो रहा है, सिर्फ उसका विरोध है, जीएसटी पर कोई विरोध नहीं है? जीएसटी तो हमारा सोच है
और उसका विरोध तो ये मोदी जी ने किया जबकि वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। 8 साल ये मामला विलंब हुआ है क्योंकि बीजेपी का इतराज था इस पर। और यदि इनका कहना सच है कि हमारे राष्ट्रीय आमदनी जीडीपी में 2% का लाभ सालाना मिलने वाला है, तो इसका मतलब बनता है कि मोदी जी ने देश को 30 लाख करोड़ रुपए में घाटा में पहुंचाया है। तो आज कहना कि यह ऐतिहासिक है, शुक्र है कि आज तो कम से कम वो समझे, लेकिन इतना ऐतिहासिक नहीं है कि इसके समान जो हमारी आज़ादी को हमने लिया था, छीना था अंग्रेज़ों से 14-15 अगस्त 1947 को, उसके समान मोदी जी उसी जगह पर खड़े हों जहां की जवाहरलाल नेहरू खड़े थे। और जिन लोगों ने हमारी आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया था, वो आज कहें कि हम पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें हमने भाग नहीं ली गया, लेकिन दूसरे को हम आज शुरू कर रहे हैं। ये जो आज शाम का व्याख्या है वो तो हो जाना चाहिए था अरसों पहले। और अब जिस प्रकार का जीएसटी अमल में लाया जा रहा है उसमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन बेहतर है कि हम शुरू तो कर दें और जाते जाते। जी मैं आपके पास फिर लौट के आऊंगा क्योंकि आपने उसकी जीएसटी के कानून की कमियों पे का जिक्र किया, उसकी बारीकी पे कुछ देर में बात करेंगे। भूपेंद्र यादव जी, एक कहा जाता है जो फलदार पेड़ होते हैं वो झुके रहते हैं। जिस वक्त आप सरकार में होते हैं उस वक्त आपको थोड़ी विनम्रता ज़्यादा दिखानी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? और इस मामले पर भी जो भी जश्न आप कर रहे हैं, जीएसटी लागू हो रहा है, लगभग सबने समर्थन किया है, सर्वसम्मति से जीएसटी काउंसिल के सारे फैसले हुए हैं। फिर सरकार विपक्ष को इस मामले पर, इस समारोह में शामिल होने के लिए विश्वास में क्यों नहीं ले पाई? क्या विनम्रता की कमी भी उसका एक कारण है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब जीएसटी को सर्वसम्मति से पास किया था तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए बधाई दी थी। और आपने स्वयं ने कहा है कि ये 40 साल बाद मौका आया है, और 40 साल बाद इस मौके को सर्वसम्मति पर ले जाने के लिए जो भी प्रक्रियागत दिक्कतें थी, वो दिक्कतें केवल उस समय केवल भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार की नहीं थी, कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु की एआईडीएमके की सरकार, उनके द्वारा भी आपत्तियां दर्ज की गई थी। इस सरकार ने आने के बाद उन सब आपत्तियों का निराकरण करते हुए देश में एक सर्वानुमति की राजनीति का माहौल पैदा किया। और इस माहौल को पैदा करने के बाद आज जब हम चाहते हैं कि भारत में आज़ादी के 70 साल बाद इस देश को आर्थिक रूप से संपन्न तब बनाया जाए जब इस देश में व्यापार को गतिशील किया जाए, इस देश में टैक्स का सरलीकरण किया जाए, इस देश में एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के आवागमन में एक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए, और इस देश में टैक्स रिफॉर्म इस प्रकार से किया जाए कि वो छोटे छोटे लाभ के लिए नहीं, बड़े नीतिगत निर्णय के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ में आकर के एक व्यापक आधार पर टैक्स नीति के लक्ष्यों का निर्धारण करें। और मैं मानता हूं ये देश के लिए एक अभूतपूर्व अवसर इसलिए भी है कि संसद और विधानसभा दोनों ने अपने अधिकारों की कटौती करते हुए जीएसटी काउंसिल जैसे एक संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की रचना की है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार आकर के देश की टैक्स की नीति का निर्धारण करें। और इसलिए मेरा ये मानना है कि देश के आर्थिक वातावरण के लिए एक बड़ा अवसर आज आया है और सरकार इसके लिए सबको शामिल करती है। जी रामकृपाल जी, ये दो बातें सुन रहे हैं और आप जो बात हो रही है, असली जहां पर विवाद है, विपक्ष के ज़्यादातर पार्टियों का जो विरोध है वो इस बात पर है कि ये आधी रात को आज़ादी के अंदाज में ये समारोह क्यों हो रहा है। ये विरोध कितना जायज़ है? और ये विरोध अगर हो रहा है तो क्या सरकार को इसको ध्यान में रख के अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए था? आलोक जी, ये आधी रात को होगा, ये फैसला बहुत पहले किया गया था और उसमें शामिल नहीं होंगे ये फैसला अभी मुझे लगता है कि कितना हुआ होगा, 2-3 दिन पहले का है। तो कहीं ना कहीं से ये बात है कि देखिए, अगर यहाँ का विपक्ष ये मान लेता है कि समर्थन और सहभागिता का मतलब सरेंडर ही माना जाएगा, तब तो फिर वो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर उस मुद्दे पर मैं समझता हूं कि अगर जीएसटी पर जिस तरह से बेसिकली तो यूपीए ने इतनी मेहनत की थी, चिदम्बरम जी हों, प्रणव जी हों, ये उसका ही रहा है।
तो आज मेरा कहना है कि तरीके में हो सकता है कि तरीके में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, लेकिन आप ये देखिए कि आज़ादी के बाद, अभी अय्यर साहब कह रहे थे कि 47 और 25 साल पर और 50 साल पर 3 बार जश्न मना है वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली ऐसी घटना है कि सारे स्टेट रियल संघीय चरित्र एक ऐसे निर्णय पर पहुँचते हैं जिसमें सारी पार्टियाँ हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आकेजन बड़ा था। अगर आकेजन बड़ा है और तरीके में कहीं आपको है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक उपलब्धि को सिर्फ इसलिए कि वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है या बीजेपी में एरोगेंस अभी है। मेरा कहना है कि ऐसे मौक़ों पर, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, और ये मैं तो इसको देश का एक सबसे बड़ा दोबारा आर्थिक एकीकरण की बात मैं करूँ। हाँ, ये मौका था, अपोजिशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, उनका ये हक है, वो कर रहे हैं। जी वीके शर्मा जी, आपने काफ़ी अध्ययन किया इसका, और आपके हिसाब से आम आदमी, हम अभी ये व्यापारी की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ व्यापारियों को, कुछ उद्योगों को ये शंका है कि उन पर टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन आम आदमी की नज़र से देखेंगे तो जीएसटी उसको फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है। और अगर पहुंचाने जा रहा है तो ये बात कम्युनिकेट कैसे की जा सकती है कि एक कॉमन कंज्यूमर को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, हमें इसका जो रियल इम्प्लीकेशन है जीएसटी का, इसको समझने के लिए इमीडिएटली जो उनको फ़ायदा होने वाला है उससे थोड़ा दूर हटके चलेंगे, थोड़ा दूर हटके देखना पड़ेगा इस बड़ी पिक्चर को। मेरा ये मानना है कि जीएसटी अगर फुल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होता है, द डेविल इज़ इन द इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता है तो इस लॉ के तहत 100% कंप्लायंस की जगह है, यानी कि बाहर निकलने का, टैक्स के शिकंजे से निकलने की कोई जगह ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कल को टैक्सेस की अंदर कमी हो सकती है। आम आदमी को जो टैक्स देने पड़ते हैं, जो नौकरीशुदा लोग, जो आदमी हैं, उनको भी टैक्स में कमी हो सकती है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च कर पाएगी, टैक्स बॉयंसी होगी तो, और हो सकता है दोनों ही चीज़ें कर पाए। तो ये कि बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि जब कभी भी लागू होगा, बहुत कांग्रेस को ये दिक्कत है कि ये अभी बड़े जल्दी लागू हो रहा है। आप भारतीय जब भी लागू करेंगे, तैयारी वो थोड़े दिन पहले ही शुरू होती है। आप देख लीजिए, बच्चे के स्कूल के बोर्ड एग्जाम को देख लीजिए, कहीं भी किसी एक इनकम टैक्स की रिटर्न को देख लीजिए, लास्ट मोमेंट में भागने की आदत है। तो आप अगर इसको पोस्टपोन भी कर देते तो तैयारी ऐसी ही होनी थी। तो अभी जो हो रहा है, और सरकार की जो रणनीति है, वो एक तरह से ऑप्शन छोड़ रही है कि आपको ढील दे रही है, एल्बो रूम दे रही है कि आप अपना पूरा तरह से रिटर्न को फाइल करने में थोड़ा समय लेके कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रणनीति हो रही है, वो अगर इम्प्लीमेंट फुल्ली हो जाती है तो बहुत अच्छे इसके हमको फल मिलेंगे, मीठे फल मिलेंगे। जी शर्मा जी। शरद कोहली, ये बात हालांकि मणिशंकर अय्यर जी, कांग्रेस ने ये बात कही होगी, लेकिन मणिशंकर अय्यर जी ने यहाँ ये बात कही है कि कोई बात नहीं है, देर से हो, जब भी लागू हो उसका स्वागत होना चाहिए। आज लागू कर रहे हैं और इसमें कोई कमियां हैं तो उन्हें दूर किया जा सकता है, इसलिए ये इस बयान के साथ उनको नहीं जोड़ सकते हैं कि इस समय लागू क्यों किया जा रहा है और जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है। लेकिन शरद कोहली जी, आप बाजार में घूमते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग अपने टैक्स इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाने के लिए आते हैं। आपको ग्राउंड पर क्या सेंस मिल रहा है? क्या लोगों में ये डर है कि सिस्टम तैयार नहीं है या वो खुद तैयार नहीं है? जी हाँ आलोक, मैं करीब 15 दिन मुझे हो गए हैं और अभी भी मैं आपके शो में भागते भागते ही पहुंचा हूं। मैं व्यापारियों के बीच में ही हूं और मैं उनसे लगातार बात कर रहा हूं, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जो इसमें बात निकल के आई कि जानकारी की कमी इसका सबसे बड़ा ग्लिच है। एक फियर ऑफ अननोन, आपने मुझे याद है पहले शो में भी कहा था, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया था। ये फियर ऑफ अननोन उनके मन में लगातार बना हुआ है। अब अगर जो आपने मुद्दा उठाया है कि आम आदमी को इसका कितना फायदा पहुंचेगा, अगर हम उस मुद्दे पर फोकस करके मैं कुछ बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि शुरू के 2-3 महीने आलोक, मुझे लग रहा है, एक अंग्रेजी में शब्द होता है केओस। तो मैंने जब व्यापारी भाइयों से बात करी, मैंने कुछ ग्राहकों से बात करी, तो एक थोड़ा सा केओस मुझे होता दिख रहा है। पर मैं ये समझता हूं आलोक कि ये केओस जब भी इसको लगाया जाता तभी होना था, क्योंकि हम लोग जो है उस चीज को जब सिर पे पड़ती है तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब कल सुबह ये लागू हो जाएगा, लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, दुकानों पर जाएंगे। अब देखिए हालात ऐसे हैं कि दुकानदार को यह नहीं पता कि मैं इसकी कीमत लूं, ग्राहक को यह नहीं पता कि मैं इसकी क्या कीमत दूं।
तो इससे ही 2-3 महीने इसको सेटल डाउन होने में लगेंगे। परंतु जैसे जैसे ये सेटल होगा, आलोक, मैंने इसका जीएसटी का नया नाम निकाला है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं, मैंने बोला है गए सारे टैक्स। 17 टैक्स जब एक साथ आहुति डल जाएगी जीएसटी में, तो अवश्य इसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा। जी शरद, मैं वापस अय्यर साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप जब बात कर रहे थे और एकदम बजर बजते ही आपने अपनी बात रोक दी थी, उस वक्त आप ये कह रहे थे कि कुछ ऐसी कमियां हैं इस कानून में जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी आपको सबसे बड़ी कमी कानून के लिहाज से क्या लगती है? क्योंकि समारोह पर जो ऐतराज हैं वो अपनी जगह हैं, उन पर हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उस कानून में या उसके लागू करने के तरीके में और क्या कमियां दिख रही हैं? जी, मणिशंकर अय्यर साहब को शायद आवाज नहीं जा रही है। मैं रामकृपाल जी आपके पास आना चाहता हूं एक बार फिर। ये इस समय आज फिर ये फैसला आया कुछ, जी आप मुझसे पूछ रहे थे। जी, अच्छा, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी जी मणिशंकर जी बोलिए। मैं, आपकी आवाज आ रही है, मैं बोल सकता हूं। जी जी आप बोलें। हाँ, सबसे बड़ी कमी ये है कि जो राष्ट्रीय आमदनी है, मतलब जो सरकारी आमदनी है इस कर से, उसमें 40% जो हमें मिलता, उन पदार्थों को इन्होंने जीएसटी के बाहर रख छोड़ा है। तो सारे जो तेल पर आधारित पदार्थ हैं, जो शराब अल्कोहल का है, जो रियल एस्टेट का है, जो बिजली का है, ये सब उन्होंने एक तरफ रख दिया है। और इसका नतीजा ये है कि फजूल खामेखाम जहां की जीएसटी लागू होगा वो रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। यदि ये सब शामिल करते तो शायद कुछ पदार्थ होते निःशुल्क, बाकी ज्यादातर कोई 12% के अंदर आ जाते। और जिनके बारे में कहा जाता है कि पापी पदार्थ है, जैसा शराब और सिगरेट, इस पर आप पाप होने के कारण उस पर ज्यादा लगा सकते थे। अब 6 स्लैब्स हो गए हैं, और वो 6 स्लैब्स में कुछ हैं जो कि 20% से भी आगे बढ़ते हैं। हमने कोशिश किया कि 18% तक इसको सीमित रखा जाए, लेकिन क्योंकि इतने पदार्थों को उन्होंने जीएसटी से बाहर निकाला, खामेखाम उपभोक्ताओं को और बहुत सा कर जमाना ही पड़ेगा। तो इसको हटाने, इसको सही करने की आवश्यकता है, और उम्मीद रखता हूं कि रफ्ता रफ्ता ये हो जाएगा। साथ साथ मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे जो स्थायी इकाइयाँ हैं ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में, उनको इससे कोई आश्वस्त कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलने वाला है। अब आपने तो सारा ऑक्ट्रॉय बंद कर दिया है, तो बहुत से जो स्थायी इकाइयाँ हैं, ख़ास तौर पर शहरी इलाके में, बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी जैसे, उनके हाथ से बहुत सा पैसा निकल आया है जो कि उनका हुआ करता था। और इस सिलसिले में न तो कानून में न तो संविधान में किसी प्रकार का सही इंतजाम किया गया है। और जहां तक कि ग्रामीण पंचायतों की बात है, उनको तो बिल्कुल एक तरफा कर गया है और कुछ उनको नहीं मिला है। वैसे और बहुत से कमियां हैं, लेकिन इन 2 पर मैं खास जोर लगाना चाहता हूं। इसको दुरुस्त करना बहुत ही आवश्यक है, और इस दिशा में हमने कोशिश की उसी समिति में जहां की भूपेंद्र यादव जी हमारे नेता थे, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके नेतागण जो थे वो भी उन्होंने अपना कान बंद रखा था। इसके बावजूद हमने साथ दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि बजाय इसको एक स्वाभाविक तरीके से शुरू करने का, मोदी जी ने सोचा कि एक और सर्कस हम करवा दें, और कि आज की आधी रात में वो एक बहुत बड़ा जश्न मनाना चाहते हैं। सालों भर पहले मैंने कहा कि बाकी मुल्कों में पीएम होता है, हमारे देश में ईएम है, एक इवेंट मैनेजर है। ये है मेरा सबसे बड़ा इतराज, जो जश्न आज शाम को होने वाला है। उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे जीएसटी को और दुरुस्त किया जाए।
जी, भूपेंद्र यादव जी, बिल्कुल आप उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसकी बात मणिशंकर अय्यर जी ने कही, और ये एतराज़ सिर्फ मणिशंकर अय्यर का नहीं है, बहुत सारे जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये 40% रेवेन्यू का शेयर है अल्कोहल और पेट्रोलियम पदार्थों से जो राज्यों को मिलता है, और इसको बाहर रखने की वजह से शायद बहुत सी चीज़ों पे एक्स्ट्रा टैक्स लग गया है। और ये भी समझा जा सकता है, ऐसा हमें बाहर से देख के लगता है कि शायद पॉलिटिकल कंसेंसस हासिल करने के लिए राज्यों को मनाने में इस लीवर को उनके हाथ में देने से आसानी हुई है। लेकिन कब तक उम्मीद करें कि ये लीवर आप लोग वापस लेंगे, या कोई और तरीका सोचा है जिसके बाद ये शेयर कम होगा और दूसरी चीज़ों पर टैक्स अपने आप कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए, जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर स्वयं आपने दिया है और मणिशंकर जी ने भी कहा है। भारत की भौगोलिक, सामाजिक, क्षेत्रीय परिस्थितियां प्रत्येक राज्य की अलग अलग है। जब जीएसटी का विषय समिति के संबंध में भी आया था तो दो विषय ये हैं कि कुछ राज्य सरकारों का ये मानना था, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, कि आज अगर टैक्स देने वाले को आशंकाएं हैं तो उस समय राज्यों के मन में भी आशंकाएं हैं, क्योंकि आप राज्य और केंद्र के टैक्स को एक करने जा रहे थे, और इसलिए इसमें एनेबलिंग प्रोविजन का भी प्रावधान रखा गया है जो समय आने पर निर्णय लिया जाएगा, जिसको मणिशंकर जी ने भी कहा है कि धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। दूसरा विषय जो है, राज्यों का ये भी कहना था कि जीएसटी के कारण जो हमारा कंपनसेशन होगा उसको कैसे उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, और इसलिए संवैधानिक संशोधन करते समय इस बात की आश्वस्ति दी गई थी कि राज्यों का जो कंपनसेशन है उसकी एक निश्चित मानदंड के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाएगी। बाद में जीएसटी काउंसिल ने उसके कैलकुलेशन के रेट को, उसके कंपनसेशन के पैमाने के ईयर को, सब विषयों को कंसेंसस के साथ पूरा किया है। और इसलिए जीएसटी को जब हमें कंसेंसस से राजनीति देश में लागू करना था तो सब राज्यों की व्यापक सहमति है, और ये उसका एक बहुत बड़ा फर्स्ट स्टेप है, और जैसा कहा जा रहा है आगे किया जाएगा, तो इसके लिए अनेबलिंग प्रोविजन भी रखे गए हैं। दूसरा विषय जो है, जहां तक वर्तमान केंद्र सरकार का विषय है, 14वें वित्त आयोग में पंचायती राज और स्थानीय निकाय के लिए सीधे केंद्र सरकार ने 5% की राशि का निर्धारण किया है। यहाँ पर मैं मणिशंकर जी की एक बात से असहमति कहना चाहूंगा। मेरा यह कहना है कि प्रत्येक देश की यात्रा में गौरव के क्षण बार बार आते हैं और बार बार आने चाहिए। अगर देश के 47वें गौरव का क्षण था, तो आज अगर हम कह रहे हैं कि 40 साल बाद हम देश में एक नए भारत को एक आर्थिक यूनियन के रूप में मजबूत करने के लिए एक बड़े मार्ग और बड़े परिवर्तन को प्रशस्त करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश के गौरव का क्षण है। अच्छा होता गौरव के क्षण में जिस प्रकार से कंसेंसस से हमने पास किया है, हम सब लोग इसमें उत्साह के साथ सम्मिलित होते। और मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दृढ़ निर्णय लेने वाले, गरीबों के हक में साहसिक निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, और मेरे को लगता है उनके लिए इन्हीं मर्यादापूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जी मणिशंकर जी, आप इसके जवाब में कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत से कानून ऐसे होते हैं जो कि सर्वसहमति से पारित किए जाते हैं, और हर बार आधी रात में मिलकर इसका जश्न नहीं मनाया जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि स्वतंत्रता को हासिल करने में और जीएसटी को लागू करने में किसी प्रकार की एकता हो या समानता हो, नहीं है। तो इस आज के जश्न की कोई ज़रूरत नहीं थी, और हम जानते हैं कि एक अधूरा कानून है जिसमें कि बहुत सा तबादला लाने की आवश्यकता होगी। तो इस परिस्थिति में ये जो एक सर्कस सा मनाया जा रहा है आज शाम को, मुझको लगता है कि ये उस अहमियत को कम करती है जिस मौके पर हमें ऐसे सेंट्रल हॉल के फंक्शंस करवाना चाहिए। तो मेरा इतराज़ इस पर है। और जहां तक कि जीएसटी के कमियां हैं, मैं मानता हूं कि एक जीएसटी काउंसिल है और उसमें हम भी अपना योगदान देंगे। और दुख की बात यह है कि आज वही लोग कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है, जिन्होंने कि अरसों तक इसको रोक रखा था, और जिसका घाटा तकरीबन 30 लाख करोड़ का है, जो कि इस देश को भुगतना पड़ा, क्योंकि ये लोग जो आज कह रहे हैं कि हम आगे आकर कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री हैं और हम इसको शुरू कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के कारण 30 लाख करोड़ रुपए हमारे हाथ से निकल गए हैं। बहुत अफसोस की बात है।
भूपेंद्र यादव जी इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र जी ये सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने इतने साल इसका विरोध किया, अब क्या बदल गया है और क्या बदल गया है और कैसे बदल गया है कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं? बल्कि अब आप सरकार में हैं तो आपको समर्थन करना है, लेकिन ये जो पुराना हिसाब एक मणिशंकर जी ने जोड़ के आंकड़ा निकाला है, इसका हिसाब कौन देगा? इसका कारण सीधा सीधा ये था कि 10 साल तक जब यूपीए की सरकार केंद्र में रही तो राज्य ये कहते रहे कि हमारे देश में जो राज्यों में 2 प्रकार की श्रेणियां थी, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे और कंज्यूमर स्टेट थे। जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे वो बार बार ये कहते थे कि हमारे कंपनसेशन की क्षतिपूर्ति कैसे होगी, और जीएसटी की सेलेक्ट कमेटी ने उसी विषय के समाधान का रास्ता निकाला। और उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, महाराष्ट्र की कांग्रेस की भी उस समय की सरकार की आपत्ति थी, उस समय तमिलनाडु की सरकार की भी आपत्ति थी। तो ये कह देना कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे उनका एक विषय था और उन विषयों का समाधान हमारी सेलेक्ट कमेटी के माध्यम से और विशेष रूप से वर्तमान केंद्र सरकार ने किया है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने विरोध किया, मैं यहां पर एक स्पष्ट राजनीतिक जवाब देना चाहता हूं कि हमारे देश की प्रस्तावना में हमने 3 लक्ष्य तय किए थे: राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। जब राजनीतिक न्याय की बात आई तो देश में इमरजेंसी लाने वाली कांग्रेस थी, जब सामाजिक न्याय की बात आई तो देश में ओबीसी आरक्षण को रोकने वाली कांग्रेस थी, और जब आर्थिक न्याय के लिए जीएसटी जैसा कानून आ रहा है तो उसका भी बहिष्कार कांग्रेस कर रही है। जी, इसका जवाब मुझे लगता है कि इस समय लेना माकूल नहीं होगा, क्योंकि फिर हम पॉलिटिक्स में चले जाएंगे। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी जी। बियानी जी, आज का जो जश्न है रात का, वो कितना बड़ा मौका है और कितने बड़े जश्न की ज़रूरत आपको लगती है कि आज थी? क्योंकि सवाल यह है कि क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा और उसका फ़ायदा क्या आम आदमियों को होगा? मैं समझता हूँ कि मेरे पर्सनल करियर में और आई थिंक इंडियन बिजनेस की हिस्ट्री में ये एक बड़ा बदलाव है। बिजनेस करने का एक नया तरीका होगा, एक जैसे कहते हैं कि एक नया इकोनॉमिक ईरा होगा जहाँ पे आज तक जैसे काम करते थे उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि इतने सारे टैक्सेस सब एक में सबस्यूम हो जाएंगे। एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राइट, सब चीज़ें जो लगती थी कल तक, उसमें पूरा बदलाव आएगा। हमारे पूरे इकोसिस्टम में एक बदलाव आएगा, एक नए रेट्स की शुरुआत होगी, एक हर प्रोडक्ट के लिए कोड मिलेगा नया, और उस पर काम करना पड़ेगा। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि काफ़ी बड़ी चेंज है, जिसमें पूरा इकोसिस्टम, इकोनॉमिक इकोसिस्टम, पूरा बिजनेस का एक इकोसिस्टम को एक चेंज लाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चीज़ें होंगी। शॉर्ट टर्म में कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि नई चीज़ है, सभी को इसको सीखना पड़ेगा और इसको अमल करना पड़ेगा। मीडियम टर्म में गेन्स बहुत सारे हैं, और लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि एक इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी इससे बढ़ावा मिल सकता है। तो पर इमीडिएटली हम लोग जो समझ रहे हैं कि काफ़ी प्रोडक्ट्स में प्राइजेस कम होंगे, और वो हम लोग आज रात से कम करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि एक मुहूर्त शॉपिंग करके काफ़ी प्रोडक्ट्स के नए प्राइजेस आज कंज्यूमर्स को अनाउंस करना चाहते हैं। जी, आप आधी रात में सेल लगाने वाले हैं, ये भी खबर है, क्योंकि आपके साथ भी जो अभी मणिशंकर जी ने जैसा आरोप प्रधानमंत्री के नाम पे लगा दिया कि वो हर चीज़ पे इवेंट खड़ा करते हैं, उस तरह का तो आपके साथ भी ये जुड़ा हुआ है कि आप भी हर चीज़ का इवेंट बनाते हैं। आज भी आपको एक मौका मिला है कि आप आधी रात को एक बड़ी सेल लगा रहे हैं। मेरा सवाल है, आपका जैसा एक व्यापारी जो बहुत पूरे देश में आपका कारोबार फैला हुआ है, कुछ यहाँ से आता है, कुछ वहाँ से जाता है, आपकी लाइफ बड़े पैमाने पे बदलने जा रही है, और आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी, जिसका नमूना आज 12 बजे के बाद से ही आप देने लगेंगे। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जिसमें खास तौर पर आपके वेंडर्स से बात हो रही होगी, उन लोगों के जीवन में क्या तकलीफ हैं वो आपको दिख रही हैं? और जो सेल, अगर आप दाम कल से कम होने जा रहा है तो आज उसके पहले हमको पिछले हफ्ते भर से बहुत सारी सेल दिखाई पड़ रही हैं, उसकी क्या वजह थी? नहीं, मैं कुछ जो भाव में कुछ चेंजेस थे जो आए थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चेंजेस ऐसे थे जिसमें काफ़ी ट्रेडर्स को नुकसान हो सकता था, इसलिए काफ़ी लोगों ने अपना पुराना स्टॉक कम किया है। बट हम जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं कि वो फूड और फैशन है, फैशन में तो मैं समझता हूँ कि टैक्सेस में कोई मेजर बदलाव नहीं है, 2-3% यहाँ वहाँ होंगे, 1000 के नीचे और 1000 के ऊपर। जो मेजर चेंजेस हम देख रहे हैं पैकेज गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स में,
जिसके भाव मैं समझता हूँ कम होंगे, साबुन के भाव कम होंगे, टूथपेस्ट के भाव कम होंगे, कुछ ऑयल के भाव कम होंगे, काजू के भाव कम होंगे और डायपर्स के भाव कम हो रहे हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स के भाव कम होंगे जो हम बता रहे हैं कस्टमर को कि 5%, 10%, 15%, 20% ये सब प्रोडक्ट्स में भाव कम होने वाले हैं। तो और छोटे व्यापारी की जहाँ तक बात की जाए, वो हमारे साथ में 22,000 वेंडर्स और सप्लायर्स जुड़े हुए हैं एंड उनमें गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए तक के कुछ रियायत दिए कि उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और कंपोजिट यूनिट क्रिएट की है 75 लाख रुपए के टर्नओवर तक। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग उसमें शामिल होंगे और कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं जिनको शुरुआत में एक बड़ा चेंज है तो उनको डील करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ 2-3 महीने तक ज़रूर इसमें कुछ इश्यूज आएंगे और हम लोगों को गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा सभी को, और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती रहेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाने पड़ेंगे। बट मीडियम टर्म में मैं समझता हूँ भाव काफ़ी कम किए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए जो एफिशिएंसी बढ़ेगी, अब जो एंट्री टैक्स नहीं लग रहा है, जो गुड्स का मूवमेंट एकदम फ्री हो जाएगा और हर इनपुट टैक्स की क्रेडिट अब हर किसी को मिलेगी, तो उससे मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म फ़ायदे बहुत होंगे और उससे इंडिया की ग्रोथ हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हो सकती है, सर्विसेज की ग्रोथ हो सकती है। तो ये एक लंबे रूप में इसको देखना चाहिए बल्कि ना शॉर्ट टर्म के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। जी, आपका कहना है कि लंबे दौर में बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। शरद कोहली कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने हाथ उठाया है। शरद, क्या आप बयानी जी की बात पे कोई सवाल उठा रहे हैं, कोई सफाई देना चाहते हैं? हाँ, मैं उनसे बल्कि बयानी जी से बल्कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से उनसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि ग्राहकों के मन में, जैसे मैंने बताया, कि बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है और किशोर जी क्योंकि रिटेल चेन चलाते हैं तो उनको इस बात का इल्म होगा। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा 2 चीजें। पहला तो ये कि जो जिस अनरजिस्टर्ड डीलर्स की उन्होंने बात करी कि जो छोटे वेंडर्स हैं, 20 लाख से कम के वेंडर्स हैं, किशोर जी इस बात को जानते हो कि उनका टैक्स अब किशोर जी को देना पड़ेगा, जो बायर है उसको देना पड़ेगा। तो पहली बात तो क्या वो इन अनरजिस्टर्ड डीलर से अपनी डीलिंग जारी रखेंगे? पहला मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरे मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो जीएसटी की आलोक रीढ़ की हड्डी है और किशोर जी इस बात से सहमत होंगे, उसकी बैकबोन है। तो क्या कल सुबह से किशोर जी के आउटलेट्स या जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं, हम किशोर जी को एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह से लेके पूछते हैं कि क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा कल सुबह से ही ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू करेंगे? क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मुद्दा यह है कि आम आदमी तक फायदा कितना पहुंच रहा है। मुझे लगता है किशोर जी से अच्छा इसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता है। किशोर जी। जी बयानी जी। मैं जैसे उन्होंने पूछा कि 20 लाख के लोगों के नीचे से आप काम करेंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ हद तक हम लोगों को काम करना पड़ेगा उन लोगों के लिए और हम लोगों को वो आइटम पे हमारी जो रिवर्स टैक्स है वो हम लोगों को देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ वो कम नहीं किया जा सकता। आज हमारे को किसी के लिए कुछ खाने के सामान मंगाना है और कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए हम अगर कुछ मंगाते हैं तो हम लोगों को उनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है बल्कि ये काम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहा बात कि हम लोग कल से भाव कम कर रहे हैं। हम लोग कल से ही भाव कम कर रहे हैं काफ़ी आइटमों की। हमारे को अभी तक मैन्युफैक्चरर लोगों ने भाव कम नहीं किया हमारे प्रोडक्ट्स पे। तो जहाँ तक हम लोगों को जितने बेनिफिट मिलेंगे हम कोशिश करेंगे कस्टमर को बेनिफिट हम आगे देंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप रेट का भाव कम कर रहे हैं कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दे रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है आलोक ये मार्केट जी, क्योंकि ये सरकार की तरफ से भी एक सवाल उठाया है बयानी जी कि ये बार बार सफाई आ रही है सरकार की तरफ से कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा उसका फायदा आखिरकार ग्राहक तक पहुंचना चाहिए। और ये कई इंडस्ट्रीज पर तो सीधे सवाल उठ रहे हैं कि वो इस पर कोई साफ आश्वासन देने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है शरद उसका जवाब चाहते हैं कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या वो सीधे कस्टमर को पास ऑन होगा? आई थिंक इसमें 2-3 चीजें हो जाती है। एक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जब जो मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट का उसको जो इनपुट क्रेडिट मिल रहा है वो उसको पास ऑन करना है, वो तो उसको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहा। हम लोग हमारा सर्विसेज बिजनेस है, कुछ सर्विसेज हम लोग जो लेते हैं उस पर जो सर्विस टैक्स भरते हैं उसका हम लोगों को इनपुट क्रेडिट मिलेगा। पहले भी कुछ मिलता था और अभी कुछ नया शायद जुड़ेगा और उसकी एक पूरा एग्जामिनेशन होगा कि कितना इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलेगी और वो जरूर कोई ना कोई फॉर्म में हमारे यहाँ से कस्टमर को पास होगा। जी, वीके शर्मा कुछ कहना चाहते हैं। तो वीके शर्मा जी, आपने हाथ उठाया था, मुझे लगता है कुछ सफाई आपकी तरफ से भी है। जी,
जी नहीं, मैं सफाई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम किन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को क्यों देख रहे हैं। बड़ी चीज़ को देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे मानसिकता का ऑपरेशन है। जीएसटी हमारे डीएनए को चेंज करने का एक ऑपरेशन है जो बिना एनेस्थीसिया दिए आप पर होगा। अभी तक जो व्यापारी हैं वो ये समझते हैं कि जो टैक्स है और वो नहीं देते हैं वो उनकी इनकम है। तो ऐसे लोगों का बिजनेस बंद होने वाला है, बिकॉज वो टैक्स की चोरी से ही जितनी कीमत को वो बिजनेस वो अपना प्रॉफिट समझते थे, उससे ज़्यादा उनका मार्जिन नहीं था, तो वो उनकी दुकानें बंद होंगी। इससे टैक्स कंप्लाइंस बढ़ेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके चलते हुए छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी आएगा। तो शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा, ये 3-4 महीने की बात नहीं है, 1-2 साल की बात है, कि ये सेक्टर एक तरह से तबाही के कगार पर पहुंचेगा। लेकिन जो सृजन होगा वो इतना पॉजिटिव होगा कि टैक्स कंप्लायंस इतना आपका टैक्स बॉन्सी आएगा कि आप उन सब का अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। किसी को भत्ता भी देना है तो भी दे पाएंगे। तो बड़ी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा और इसको टैक्स बॉयंसी के द्वारा उसको भी आप नए जॉब क्रिएट कर पाएंगे या फिर उनको भत्ता भी दे पाएंगे। ऐसा मैं समझता हूं कि इतना पावरफुल ये सिस्टम है कि हर एक आदमी को टैक्स कंप्लाइंट बनाएगा। जी, वीके शर्मा जी जो कह रहे हैं वो बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक हम यही चर्चा कर रहे थे कि क्या जीएसटी से आम लोगों को फायदा होगा। हम बात कंज्यूमर तक ले गए थे, वीके शर्मा उस बात को और आगे बढ़ाकर ले गए हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्या जीएसटी से आम लोगों को फायदा होगा। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आवाज अड्डा। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जिसे कहा जा रहा है टैक्स के मामले में, वो अब बिल्कुल हम उसकी कगार पर खड़े हैं। आधी रात को जिंदगी बदलने वाली है व्यापारियों की, बाजार में कारोबार करने वाले किसी भी आदमी की। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या जीएसटी से आम आदमी को फायदा होगा? अब भी थोड़ा वक्त है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। किशोर जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं कि क्या आपके हिसाब से जो व्यापारी, जो अभी वीके शर्मा ने कहा कि बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं जिनको बहुत तकलीफ होने जा रही है, लेकिन साथ में टैक्स बॉयंसी बढ़ेगी, आपको इस टैक्स के लागू होने से, जीएसटी आ जाने से, क्योंकि ये कोई नया टैक्स नहीं है, पुराने बहुत सारे टैक्स खत्म हो रहे हैं, उनकी जगह आ रहा है, आपको टैक्स कलेक्शन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद दिखती है? अगेन इसको अलग अंदाज से देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट आएगा और मीडियम टर्म क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं समझ रहा हूँ कि अगर जीडीपी की ग्रोथ होती है इसके कारण, जो कि अनुमान है कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में 2% जीडीपी की ग्रोथ हो सकती है, तो टैक्स कलेक्शन बिल्कुल बढ़ेगा। इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट होती है। काफ़ी लोगों का अनुमान था कि इनफॉर्मल इकोनॉमी इंडिया में 35 to 45% थी। अगर वो सही है तो उससे टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी काफ़ी हो सकती है। तो इसमें एक अनुमान ही किया जा सकता है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नंबर्स पे बात नहीं कर सकता हूं, बट ओवरऑल डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए टैक्स कलेक्शन। जी, मणिशंकर जी, मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आना चाहता हूं कि अगर ये इससे टैक्स बॉयंसी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, आपको, और जहां वीके शर्मा ले गए उतनी दूर तक की अगर हम सोचें कि क्या हम जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं वहां तक के लिए पैसा जुटाने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन इतना बढ़ जाएगा कि लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने तक की हालत में हम आ सकते हैं? आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आज हम इस चर्चा में एक कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते आपने बीजेपी का हर चीज़ पर विरोध नहीं किया, आपने हमको टैक्स की अच्छी बातें भी बताई, उसके फायदे बताए और इस बात पर संतोष जाहिर किया कि जब भी हो रहा है ये हो तो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने लंबे समय इसका अध्ययन किया है, कितना फायदा हमको सामने आ सकता है, जो बिल्कुल जिसको आम आदमी को मिलने वाला फायदा कहेंगे? लंबे तौर पर बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन जॉन मेनार्ड केन्स, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्र थे जी, उन्होंने कहा कि इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड, कि लंबे तौर पर हम सब का मौत हो जाएगा।
तो कब ये फायदे मुकम्मल तौर पर मिलेंगे कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन यदि सही मायने में इस मामले को अमल में लाया जाता तो शायद शीघ्र ही ये ऐसा बड़ा लाभ हमें मिल सकता था। लेकिन अब देखिए कि चंद महीने पहले ये नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बहुत बुरे आर्थिक असर अब तक मौजूद हैं हमारी इकोनॉमी में और उसको हम भुगत रहे हैं। इसका राजनीतिक फ़ायदा तो ज़रूर बीजेपी को पहुंच गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी बड़ी जीत हुई है और अन्य राज्यों में हुई है, लेकिन आर्थिक लिहाज से जो नुकसान पहुंचा है उसको मुकम्मल तौर पर समझने में कुछ समय लगेगा, लेकिन लोग इसको आज भी भुगत रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक और महान डिस्टर्बेंस ले आना 6-7 महीने के अंदर, और वो भी पूरी तैयारी करने के पहले, मुझको लगता है कि इसके कारण जो लाभ मिलने वाला है वो भी विलंब हो जाएगा और बाद में ही उसको मिलेगा। अब लाभ कितना होगा, 1% का, 1.5% का, 2% का हमारी जीडीपी में, वो हम जब तक कि उसको हम हासिल करते हैं उस बीच में जो नुकसान हो रहा है इसके कारण उसको भी देखकर हमें तब अनुमान करना पड़ेगा कि क्या घाटा है और क्या लाभ मिल रहा है। तो बेहतर होता कि एक सामान्य स्थिति में ये लाया जाए और बहुत से तैयारी के साथ, और कि एक साधारण सिंपल किस्म का जीएसटी होता। तो अब ये सब है नहीं, तो इसलिए आज ही कहना या जल्दबाजी में कहना कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, मुझको नहीं लगता है कि वो दुरुस्त निकलेगा। तो इंतज़ार करें, देखें कि इसका असर क्या होगा, लेकिन मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि एकदम हमें इसका लाभ महसूस होगा इस बड़े कन्फ्यूजन में, क्योंकि तैयारी सही नहीं हुई है। बहुत से जो व्यापारी हैं और जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, और जो जिनका योगदान जो है हमारे राष्ट्रीय आमदनी में वो तकरीबन 50% का है, इन सब पर इसका क्या असर होगा देखने वाली बात है। और व्यापारियों को हमें देखना है कि कितनी जल्दी वो इस नए मामले को समझेंगे और लाभ में ले आएंगे। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, वो लोगों को तंग करेंगे या उनकी मदद करेंगे। ये सब प्रश्न चिन्ह हैं और इनका जवाब हम आज नहीं दे सकते, लेकिन अंदर दिल में डर है कि मामला ठीक आगे बढ़ने वाला नहीं है। तब भी चलिए शुक्रिया कि कुछ न कुछ तो मिल रहा है। इस जश्न को छोड़िए तो कल सुबह जो जीएसटी आ जाता है उससे खुदा करे कि देश को हमें कुछ लाभ मिले। मैं मोदी करे नहीं कह रहा हूँ, मैं खुदा करे कह रहा हूँ, क्योंकि खुदा ही हमें बचा सकता है इस मोदी सरकार से। जी। और रामकृपाल जी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये डायलॉग पहले दिया था, आज फिर मणिशंकर जी ने इसको दोबारा कोट किया है जॉन मेनॉर्ड कीन्स को, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो क्या राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों में समझदारी लॉन्ग टर्म की बात सोचने में मानी जाती है? फिर ऐसा क्यों है कि हम लोग जब लॉन्ग टर्म, असल लॉन्ग टर्म की बात आती है तो उसको इस तरह से किनारे करने की बात कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में तो फायदा पॉलिटिक्स में बहुत खराब माना जाता रहा है? आलोक जी, इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ जीएसटी पर जो भी आपने पूछा, एक सवाल था कि आम आदमी को फ़ायदा होगा कि नहीं। मैं समझता हूँ कि इस देश में सेमी लिटरेट से लेकर के कारपोरेट तक एक बात पर तो लोग निश्चिंत हैं कि दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होने जा रहा है लोगों को। और लोगों का मतलब है, जाहिर सी बात है, वो आम आदमी ही होगा, ख़ास आदमी नहीं है। रही बात क्या एग्जैक्टली होगा, देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसका एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। इवन जो बड़े इसके पढ़े लिखे लोग हैं, आपने यहाँ सुना होगा, किशोर जी भी हैं, सारे लोग हैं, वीके शर्मा जी ने भी कहा कि अभी एग्जैक्टली क्या होगा। एक बात तो तय है, हर फील्ड में होता है। देखिए मेडिकल साइंस में भी होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके बाद थोड़ा पेन होता है। कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है, लाइफ सेविंग ड्रग, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं।
इतना बड़ा चेंज आप लाने जा रहे हैं, डेफिनेटली उसका असर शॉर्ट टर्म में होगा। कोई ऐसा दुनिया का कानून नहीं होता है जो सबको फ़ायदा पहुंचाए। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सबको फ़ायदा करे। पूरी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में जब आएगी, आलोक जी कल्पना आप कर सकते हैं कितना बड़ा ट्रांजिशन होने जा रहा है। अभी जो लोग नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे, 91 लाख नए टैक्स पेयर आए हैं। ये सब लोग क्यों भूल जाते हैं इन बातों को। और वो तो बहुत छोटी सी ये चीज़ थी। जिस दिन, जैसा अभी लोगों ने कहा कि पूरी इनफॉर्मल, अगर मान लीजिए 40% भी आप समझ लीजिए, उसमें कहता हूँ कि उस 40% का 60% भी अगर आपके मेन, आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें आता है, मेन स्ट्रीम में आता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान की पूरी आर्थिक स्थिति का चेहरा बदलेगा। और इस बात में तो कोई विवाद नहीं। मनमोहन सिंह भी कहते थे, प्रणब मुखर्जी जब थे तब कहते थे 2.5% से 2% से 2.5% जीडीपी बढ़ जाएगी। यूपीए भी वही कह रही है, एनडीए भी वही कह रही है। तो मैं समझता नहीं हूँ कि आज अचानक आशंका की बात क्यों हो गई। पिछले 15 सालों से, 10 सालों से यूपीए कहती थी कि जिस दिन जीएसटी लागू होगा हमारी जीडीपी में 2.5% की वृद्धि हो जाएगी, 2%। आज वही एनडीए भी कह रही है। कि अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने की तरफ है तो समय की कमी है। ये बात सही आप कह रहे हैं, आशंका क्यों हो रही है। अभी कुछ देर पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम से मैंने बात की और मैंने पूछा कि सब स्मूथ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगेगा या एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगी दिमाग में अगर सब कुछ स्मूथ हो जाए। अगर कोई ग्लिचेज ना हो इतने बड़े बदलाव में, तो मुझे लगेगा कि शायद हमने बड़ा बदलाव किया नहीं है। शरद कोहली, ये जो छोटे व्यापारी हैं जिनके बारे में उन्होंने मुझे एक बात और कही कि पिछले 1 महीने में सरकार ने भी और व्यापारियों ने भी बहुत तैयारी कर ली है। आपको लग रहा है कि व्यापारियों की तैयारी की रफ्तार बढ़ रही है दिनों दिन, खासतौर पे जितना नजदीक आ रहे हैं हम? देखिए, जैसा मैंने कहा कि व्यापारियों की तैयारी जो है वो जब तक सिर पे गाज नहीं गिरेगी वो नहीं करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होके आप स्विमिंग सीखने की कोशिश करें, आप बोले साहब इसके फ्री स्टाइल ऐसे होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक ऐसे किया जाता है, जब तक पानी में आलोक कूदेंगे नहीं, जब तक ये सिर पे लागू नहीं होगा, तब तक, जहां तक छोटे व्यापारी, बड़ी कंपनियों ने तैयारी करी है, मेरे को उसकी जानकारी है, परंतु जब तक छोटे व्यापारियों के सिर पे ये गाज नहीं गिरेगी, मुझे नहीं लग रहा। तो मैं भूपेंद्र जी से ये प्रार्थना करूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि जिस जानकारी का अभाव इस समय सारे देश में खासकर छोटे व्यापारी वर्ग में है, उस जानकारी को शीघ्र, अतिशीघ्र जो है व्यापारियों तक पहुंचाएं, जिससे कि इसके जो घातक परिणाम है, जो अगर इससे कोई थोड़ा बहुत केओस नुकसान होने वाला है, उसको कम किया जा सके। जानकारी की कमी जी शरद, समय कम है इसलिए मैं एक वीके शर्मा से एक क्विक टिप्पणी चाहता हूं। वीके शर्मा जी, आपके हिसाब से जो आम आदमी को फायदा है वो कितना? आपने एक बताया सीधे कि इतना फायदा हो सकता है इनडायरेक्टली कि हम सोशल पेंशन तक देने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट फायदा अगर कुछ कहें, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में नहीं, मीडियम टर्म में क्या होने वाला है? देखिए, सीधे तो सर्विसेज के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंदर तो सीधा जो कीमत के अंदर कमी आएगी, तो उसका सीधा कंज्यूमर को फायदा होगा। और दूसरी जो दिक्कतें होती हैं वो तो एक पार्ट एंड पार्सल है। ये बताता है कि आपका जो जिस पे आप ऑपरेशन कर रहे हो वो एक लाइव एनिमल है, अच्छी बात है इसको। और ये सरकार ने जिस तरह की छूट दी है, अपनी एल्बो रूम दिया है लोगों को अपना टाइम पे रिटर्न फाइल करने के लिए, उसके अलावा एक्सटेंड और ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं, तो ये किसी प्रकार से रणनीति है कि हर एक को साथ लेके चला जा सके। और थोड़े से, अभी तो आप बच्चे को कह रहे हो बेटे दूध पी ले, 3 महीने के बाद नाक बंद करके माँ उसको दूध पिलाएगी। और ये जो नोटबंदी हुई है, ये कि पार्ट एंड पार्सल है पूरी स्ट्रेटजी का, जिससे कि आप भरपूर कर सकें कि आप 100% टैक्स कंप्लायंस बना पाएंगे। तो मैं पूरी तरह से जो आपने कहा कि बच्चे को नाक बंद करके दूध पिलाती है आखिरकार माँ, उससे ज्यादा। मैं सवाल यही भूपेंद्र यादव जी, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो मैं आपसे एक क्विक टिप्पणी, कंक्लूडिंग रिमार्क चाहता हूँ। एक बात कही जा रही कि व्यापारियों के साथ नरमी बढ़ती जाए, शुरू में कड़ाई न बढ़ती जाए। ये जो शुरुआत है कब तक चलेगी और कब वो वक्त आएगा कि जब उनके साथ कड़ाई बढ़ती जाएगी? क्योंकि ये भी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो मानते हैं कि व्यापार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमाते बहुत हैं लेकिन टैक्स बिल्कुल नहीं देते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर लगाम कब लगेगी।
भूपेंद्र जी को आवाज नहीं जा रही है। जी बताइए। हेलो जी, मैंने आपसे पूछा कि हेलो जी भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी मैंने सुन रहा हूँ। जी ये सवाल किससे कर रहे हैं आप? मैं भूपेंद्र यादव जी से। जी जी भूपेंद्र यादव जी। हेलो। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है कि शुरू में व्यापारियों के साथ कड़ाई नहीं बरती जाएगी, ये शुरू कब तक चलेगा? क्योंकि सही है कुछ समय सिस्टम लागू होने के लिए, लेकिन इस देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि ऐसे व्यापारी हैं जो कमाते बहुत हैं लेकिन टैक्स नहीं देते हैं, और आम आदमी दरअसल ये जानना चाहता है कि ऐसे लोगों पर लगाम कब कसी जाएगी। देखिए, जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है जीएसटीएन की, वो पारदर्शी होने के साथ साथ एक बड़ा जो अभी प्रारंभ में कहा गया है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के जो सेक्टर है उसको फॉर्मल इकोनॉमी लाने का बहुत बड़ा प्रयास है। और मुझे लगता है कि सरकार जो है ये टैक्स फ्रेंडली सरकार के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। सरकार ने जो तैयारियां की है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं होने वाली है। सरकार की व्यापक तैयारियां हुई है और देश में माहौल ऐसा बनेगा कि हमारे देश के टैक्स का आधार और ढांचा बढ़ेगा। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जीएसटी का प्रयोग इस देश के आर्थिक व्यवस्था के साथ इस देश के कायाकल्प करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जी भूपेंद्र जी, अब कार्यक्रम खत्म करने का समय आ रहा है कि हमने जो ट्विटर पर सवाल पूछा, क्या जीएसटी से आम आदमी को फायदा होगा, इसमें 64% लोगों का कहना है कि हाँ। और इस वक्त एक बात कही जा सकती है कि जीएसटी लागू करने के अंदाज का समर्थन हो या विरोध, जीएसटी के मौजूदा ढांचे पर सवाल हो या किसी रेट में बदलाव की मांग, वो तो चलती रहेंगी, लेकिन इतना मानना पड़ेगा, और अगर आप न माने तब भी यह सच नहीं बदलेगा कि आज भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ का दिन है। बुद्धिनाथ मिश्र की एक कविता की 2 लाइनें इस वक्त एकदम सटीक बैठती हैं, और ये लाइनें पूरे देश की ओर से कही जा सकती हैं। उगलेगा क्षितिज एक दहकता हुआ सूरज, वातावरण में बीज नया बो रहे हैं हम। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए CNBC आवाज, भारत का नंबर 1 बिजनेस चैनल। नमस्कार।